सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स के अंदर, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी हम लोग सेंट्रल डॉगमा को कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे तरीके से। हमें अच्छे तरीके से इस बात का आइडिया है कि डीएनए सबसे पहले अपनी कॉपी बनाता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। डीएनए फिर कन्वर्ट होता है आरएनए में विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए फिर कन्वर्ट होता है फर्दर प्रोटीन में, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब जब एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी जब वो आरएनए या प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो आखिर इन प्रोसेसेस को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन। जैसे अभी गर्मी स्टार्ट होने वाली है तो आप पंखा चलाएंगे और पंखे में एक रेगुलेटर लगा होता है जो उस पंखे की स्पीड बढ़ाता है या कम कर रहा होता है। इनिशियली जब हम पंखा चलाना शुरू करेंगे तो 1 की स्पीड पे चलाएंगे, फिर 2 की स्पीड पे, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो भी आपकी मैक्सिमम स्पीड है 5-6 वहां तक हम लोग पहुंच रहे होंगे। इसका मतलब आप कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने पंखे की स्पीड को विद द हेल्प ऑफ अ स्विच, जो गोल सा स्विच लगा रहता है। यहां पर भी कुछ ऐसे स्विचेस हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। यानी हमारे डीएनए में भी कुछ ऑन ऑफ के बटन्स हैं। उन ऑन ऑफ के बटन्स के बारे में हमें आज पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो किताब से समझने में आपको दिक्कत हो सकती है वो है लैक ओपेरॉन। यानी हम बकायदा एक सिस्टम की स्टडी कर रहे होंगे जिसको हम ओपेरॉन कहते हैं। लैक ओपेरॉन का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और हम ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन से स्विच हैं और वो कौन कौन से जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा आज का मेन एजेंडा है। टॉपिक पूरा का पूरा कंसेप्चुअल है। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कि ऑब्वियसली हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे ही इन आर एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, लेकिन अल्टीमेटली जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो काफी छोटा है, समझने के लिए काफी जरूरी है, लेकिन एनसीईआरटी में काफी छोटा दिया हुआ है। उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से इलेबोरेट करेंगे कि लैक ओपेरॉन जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में छप जाए और आप इसे चाह कर भी कभी भूल ना पाए। इसका टफेस्ट क्वेश्चन भी अगर कोई आपके सामने रख दे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली एंड यू विल बी एबल टू मार्क द वेरी करेक्ट आंसर इन योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। तो जीन एक्सप्रेशन के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। अब इसका रेगुलेशन हम देखते हैं कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में किस तरीके से होता है। अगर आप यहां पर एक लाइन बना लें बीच में और सेपरेट कर दें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को, तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा। यहां पर लेट्स से मैं बात कर रहा हूं यूकैरियोट्स की, यहां पर मैं बात कर रहा हूं यूकैरियोट्स की। अब यूकैरियोट्स में अगर आप देखें, देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, and in this cell we have a nucleus, we have a nucleus, most commonly we have one nucleus, इसलिए हम लोग एक न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, in this nucleus we have chromosomes and in chromosome we have DNA which is packed। यानी हमें अभी तक ये तो सिंपल तरीके से पता है कि भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, इतनी बात तो हमें अच्छे तरीके से पता है। अब ये डीएनए जो है मेरे भाई, ये आगे चल के क्या बना रहा था? ये डीएनए सर आगे चल के आपने बताया था आरएनए बना रहा था, बहुत अच्छी बात है। और यूकैरियोट्स में टेक्निकली क्या बना रहा था? आरएनए भी नहीं बना करके, एमआरएनए ना बना करके, पहले क्या बना रहा था? एचएनआरएनए। इंट्रॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, ये सारी चीजें थी इसके अंदर। जी सर थी, इसको हम एचएनआरएनए कह रहे थे, जी सर कह रहे थे। इस एचएनआरएनए में से अगर हम इंट्रॉन हटा देंगे, यानी इसकी प्रोसेसिंग कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एमआरएनए बन जाएगा। जी सर बन जाएगा, आपने बताया था। यानी कि अगर आप देखें तो पहला जो स्टेप है यहां पर, ये है आपका स्टेप विच इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर इस ट्रांसक्रिप्शन से बनता है एचएनआरएनए जो आगे चल के एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। यानी यहां पर क्या हो रही है दोस्त? यहां पर हो रही है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। यानी आप आरएनए के बाद, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मतलब आपका ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहां प्रोसेसिंग हो रही है, जिससे आप क्या करते हैं? जिससे आप एचएनआरएनए को यानी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है।
अब मैं क्या करूंगा दोस्त, अब मैं ये जो हमारा mRNA है इसको न्यूक्लियस से बाहर भेजूंगा, क्योंकि राइबोसोम कहां प्रेजेंट है, राइबोसोम तो प्रेजेंट है बाहर की साइड यानी आपके साइटोप्लाज्म में। तो मेरे को इस mRNA को बाहर भेजना होगा, यानी तीसरी चीज मैं क्या करूंगा, तीसरी चीज मैं करूंगा ट्रांसपोर्ट। न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, न्यूक्लियस में कुछ छेद होते हैं उनके थ्रू मैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आरएनए भेज दूंगा। और ये जो मेरे भाई अब आपका mRNA है यहां पर, ये जो अब आपका mRNA है ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका राइबोसोम के साथ बाइंड करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्त, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन के अंदर। यानी ये आपका प्रोसेस क्या हुआ जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये आपका प्रोसेस हुआ ट्रांसलेशन, ये आपका प्रोसेस हुआ ट्रांसलेशन। यानी अगर आप देखें तो इन चारों लेवल्स पर ही क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को। भाई चारों लेवल्स पे ही जीन एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं हो रहा है। डीएनए को अगर आप आरएनए में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जब प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। आप कहां कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रोसेस को, जब डीएनए से आरएनए बन रहा था तब भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब डीएनए से आरएनए बन रहा था तो मैंने आपको बताया था एक डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड है इट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है उस पे एक प्रमोटर रीजन भी है, एक टर्मिनेटर रीजन भी है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की 3 पार्ट्स थे, प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन और बीच का स्ट्रक्चरल जीन, जिसको एक्चुअल में हमें एमआरएनए में कन्वर्ट करना है। तो ये जो प्रमोटर रीजन था, पी फॉर प्रमोटर, इस पे पी फॉर पॉलीमरेज बाइंड करता है, तो आपका डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करता है। अगर ये प्रमोटर इसके ऊपर बाइंड ही ना करवा रहा हूं मैं पॉलीमरेज, तो क्या आरएनए बनेगा? नहीं बनेगा। जब तक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं आ रहा तब तक आरएनए कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो क्या मैं इस लेवल पे छेड़खानी कर सकता हूं? अगर मैं इस प्रमोटर पे पॉलीमरेज बाइंड होने दे रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन होगी। अगर मैं इस प्रमोटर पर पॉलीमरेज बाइंड नहीं होने दे रहा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। वेरी सिंपल। तो जाहिर सी बात है यार, मेरे को पंखा चलाना है और मैं स्विच नहीं दबा रहा, मैं सिर्फ बैठ के देख रहा हूं स्विच को घूर घूर के, तो स्विच थोड़ी चलेगा ना पंखा चलेगा। मुझे एक्चुअल में जाके उसको एक एक्शनेबल आइटम है कि मुझे उस स्विच को ऑन करना है, तब जाकर के काम होगा। अब मैं ऑन ही नहीं कर रहा हूं तो काम थोड़ी चल पाएगा। आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू स्विच ऑन द स्विच। यहां पर मैं इस स्विच को अगर ऑफ कर दूं, मैं प्रमोटर पे पॉलीमरेज ना बाइंड करने दूं, नहीं कोई भी एमआरएनए बनेगा, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। यानी यहां मैं कंट्रोल कर सकता हूं। जी सर, कंट्रोल कर सकते हैं, बात समझ में आ गई। दूसरा मेरे भाई, ये एचएनआरएनए है, ये एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। अगर मैं इस एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट ना होने दूं, यहां पर काफी सारे एंजाइम लग रहे होंगे भाई, कैपिंग भी हो रही थी जिसमें मिथाइल ग्वेनोसिन ऐड कर रहे थे हम एज अ कैप, बहुत सारे ए हम लोग ऐड कर रहे थे एज टेल, और स्प्लाइसिंग भी हम लोग करा रहे थे, स्प्लाइसोसोम भी हम लोग बना रहे थे। तो अल्टीमेटली यहां एंजाइम्स तो लगने ही लगने हैं। अगर मैं इस एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट ना होने दूं तो भी मैं एक्सप्रेशन को रोक सकता हूं, है ना। और अगर मैं प्रमोट कर दूं कि जल्दी जल्दी हो ये काम, तो मैं एक्सप्रेशन को बढ़ा सकता हूं। दोनों तरीके से काम चलता है। रेगुलेशन का मतलब कभी भी यह नहीं होता कि आप कम कर रहे हो या आप ज्यादा कर रहे हो, आप दोनों कर सकते हो। एंड सेम केस इज विद एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड कैटेलाइजर या कैटलिस्ट। हमेशा भाई हम जब भी कैटलिस्ट की बात करते हैं हमारे दिमाग में यह आता है कि इट एनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, पर कभी भी आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में कैटलिस्ट की या एंजाइम की डेफिनेशन देखेंगे तो हम हमेशा यह देखते हैं इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि नेगेटिव एंजाइम्स भी होते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, जो आपने केमिस्ट्री में पक्का पढ़ा होगा। कई ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं विच बिहेव्स नेगेटिवली, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। सिमिलरली यहां रेगुलेशन की बात हो रही है, कंट्रोल करने की बात हो रही है। अब वो कंट्रोल पॉजिटिव कंट्रोल भी हो सकता है, आप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हो, और वो कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल भी हो सकता है, आप रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर सकते हो। ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि रेगुलेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रेगुलेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाऊंगा ही मैं, ये कहीं नहीं लिखा है। तो यहां पर मेरा बस चले तो मैं एचएनआरएनए को एमआरएनए ना बनने दूं, और मेरा बस चले तो मैं जल्दी जल्दी बनने दूं। ये एमआरएनए जब आपका ट्रांसफर हो रहा है तो इस ट्रांसपोर्ट के दौरान भी रेगुलेशन हो सकती है भैया। अगर ये ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुआ तो क्या कभी जिंदगी में भी ये प्रोटीन बन पाएगा? क्या राइबोसोम अंदर घुस जाएंगे प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लियस में? नहीं, वो तो अपनी जगह पर ही रहेंगे।
हमें ही बाहर जाना पड़ेगा। और अगर हम बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं अपने एमआरएनए को, तो हम प्रोटीन नहीं बना सकते। इस प्रोसेस में भी रेगुलेशन होगी। और चौथा, जब आप एमआरएनए से प्रोटीन बना रहे हो तो आपको पता है यहां तो आपकी अच्छी खासी रेगुलेशन होती है ना, क्योंकि एमआरएनए है आपके पास। अब आपके इस पे इनिशिएटर फैक्टर लगेंगे, राइबोसोम बाइंड करेगा, मैग्नीशियम है जो उन राइबोसोम की सब यूनिट्स को जोड़ेगा। लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिज्म देखा है, तो यहां पर भी आपकी रेगुलेशन हो सकती है। तो आप ये लिख सकते हैं मेरे भाई कि इन यूकैरियोट्स रेगुलेशन अकर एट 4 लेवल्स। रेगुलेशन अकर एट 4 लेवल्स। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट की बात करें, इफ यू विल टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में इनमें से आधी चीजें नहीं होंगी, बल्कि आधे से ज्यादा चीजें ही नहीं होंगी। और उसके पीछे का लॉजिक भी है, आराम से सुनना। अगर मैं ये प्रोकैरियोटिक सेल बनाता हूं, क्या मैं इस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस बना सकता हूं? नहीं सर, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। यहां पर आपका डीएनए है गोल मटोल। मैं थोड़ा रेफरेंस के लिए इसको स्ट्रेट बना लेता हूं, ठीक है। मेरे पास एक डीएनए है भैया, इस डीएनए को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं आरएनए के अंदर, जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाता है, जो कि बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं। करेक्ट है, कर सकते हैं। तो डीएनए को मैं आरएनए में जब कन्वर्ट करता हूं, तो क्या यहां पर ये एचएनआरएनए बनेगा? प्रोकैरियोट में तो इंट्रॉन्स होते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां अवेलेबल ही एक्सॉन्स थे। तो क्या यहां प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ रही थी? हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पढ़ी थी, प्रोकैरियोट्स में नहीं। यानी यहां पर ये एचएनआरएनए नहीं बनता, सीधा एमआरएनए बनता है। तो क्या ये एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने वाला प्रोसेस गायब? गायब सर, न्यूक्लियस है ही नहीं। तो क्या इस एमआरएनए को हमको बाहर भेजना पड़ेगा न्यूक्लियस से? भाई सारी चीजें सेम कंपार्टमेंट में ही है, जहां आरएनए बन रहा है यही राइबोसोम है। और एमआरएनए जब बनता है, इसी के साथ साथ इस साइड अगर एमआरएनए बनता जा रहा है, थोड़ा सा एमआरएनए बना, पीछे पीछे आपका प्रोटीन भी बनता रहता है। मैंने आपको बकायदा ये बात लिखवाई थी कि इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। जैसे जैसे डीएनए से, समझ लीजिए इतना डीएनए है, इससे जैसे जैसे आरएनए बनना शुरू हुआ, अभी सिर्फ इतना छोटा आरएनए बना है, पीछे पीछे प्रोटीन सिंथेसिस भी चालू हो जाएगी साथ साथ। तो उस लेवल पे आप एडिशनल रेगुलेशन नहीं कर सकते। यानी प्राइम रेगुलेशन कहां पर होगी? प्राइम रेगुलेशन कहां पर होगी? प्राइम रेगुलेशन होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। प्राइम रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ कहां होगी? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। ये जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, सिर्फ इस लेवल पे रेगुलेशन होगी। इसके अलावा क्योंकि बाकी चीजें हमें चाहिए ही नहीं। क्या यहां पर एचएनआरएनए बनता है? नहीं। तो प्रोसेसिंग लेवल पे नहीं होगी मॉडिफिकेशन, कोई रेगुलेशन नहीं होगी। क्या यहां पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दो अलग कंपार्टमेंट है? नहीं, दोनों चीजें सेमी कंपार्टमेंट में हो रही हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। तो कोई ट्रांसपोर्ट का झमेला नहीं, थर्ड वाली रेगुलेशन भी नहीं होगी। और ट्रांसक्रिप्शन जैसे जैसे होती रहती है, पीछे पीछे प्रोटीन खुद ही बनता रहता है। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन सही हो गई तो ट्रांसलेशन भी सही हो जाती है। तो अलग से ट्रांसलेशन में कोई रेगुलेशन खास नहीं होती। मेन यहां पर स्टेप नंबर 1 है, और स्टेप नंबर 1 में यहां पे रेगुलेशन हुई। अब मेन यहां पर डिफरेंस क्या था, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने आपको बताया भी था पिछले से पिछले लेक्चर में कि मोनोसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होती है एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोट्स में है दोस्त मोनोसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। सिस्ट्रॉन का मतलब एक डीएनए का टुकड़ा जो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है, यानी कंप्लीट डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाता है। तो यहां एक स्विच से एक जीन एक्सप्रेस करता है। एक स्विच दबाया, ट्यूबलाइट जली। एक स्विच दबाया, बल्ब जला। एक स्विच दबाया, एसी चला। एक स्विच दबाया, पंखा चला। एक स्विच दबाया, कंप्यूटर चला। एक स्विच दबाया, डिजिटल बोर्ड चला। मोनोसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। दिवाली का टाइम आया, एक स्विच दबाया, एक लड़ी के 100 बल्ब जल गए। जो दिवाली पे घर सजाने की लड़ी आती है लाइट, 100 बल्ब जल गए। वो क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। एक स्विच, मल्टीपल जीन्स गेट्स एक्सप्रेस्ड। तो यहां पर क्या हुआ? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी फॉर प्रोकैरियोटिक, पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। आज इसी पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का हम लोग
एक तगड़ा एग्जाम्पल देखेंगे कॉल्ड एज लैक ऑपरॉन, जहां एक स्विच से मैं आपको 3 जीन्स को एक्सप्रेस करा के दिखाऊंगा। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपकी यहां पर देखने को मिलती है। करेक्ट है। यह एक जनरल बेसिस हो गया कि रेगुलेशन कैसे होती है। 4 लेवल पे होगी यूकैरियोट्स में, 1 लेवल पे होगी आपके प्रोकैरियोट में, सिंपल। ठीक है। अब देखिए, जीन एक्सप्रेशन एज एंड व्हेन नीडेड, यानी जीन एक्सप्रेशन कब होता है? क्या मेरा पेनक्रियाज सदाबहार ही इंसुलिन बनाता रहता है? कोई और काम धंधा नहीं है? जब मन आया तब इंसुलिन फेंक दिया ब्लड के अंदर? डज इट मेक सेंस? नो। अगर आप देखें तो इंसुलिन का काम क्या है भाई? जिसका जब काम होगा तभी तो वो आपके पास आएगा ना। यार, आपका घर में एक नलका खराब हो गया तो आप प्लम्बर को कॉल कर दोगे। आपका घर में कोई ट्यूबलाइट खराब हो गई तो आप इलेक्ट्रीशियन को कॉल कर दोगे। आपको घर में इन्वर्टर सेटअप कराना है, आप इलेक्ट्रीशियन को कॉल कर दोगे। इट डजंट मेक एनी सेंस कि आपके घर में एक इलेक्ट्रीशियन, एक प्लम्बर हमेशा ही बैठा हुआ है। क्या बात है भाई? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, जब जरूरत है तब आ जाएंगे। दे आर जस्ट अ कॉल अवे। सेम चीज यहां पर भी है। अगर मेरे ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज ही नहीं कर रहा तो मैं इंसुलिन बना के करूंगा क्या? इंसुलिन का काम क्या है? आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना, उसको कम करना। तो जाहिर सी बात है, आई ट्राई कि जब मेरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़े और जब मुझे लगे कि भाई अब समस्या होने वाली है, तब मैं झटपट इंसुलिन को बुला लूं। तो क्या मैं हमेशा चाहूंगा कि उसका जीन एक्सप्रेस करता रहे? नहीं, आई नीड टू रेगुलेट इट। जब मेरा मन करे, जब मेरी बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, जब मेरी बॉडी की बायोकेमिकल कंडीशंस, जब मेरी बॉडी की मेटाबॉलिक कंडीशंस बोले, तब वो जीन एक्सप्रेस हो। हम उसको बोले भाई 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 फटाफट आ जाओ, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है। झटपट आपका पेनक्रियाज के जो सेल्स हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक सेल का जीन एक्सप्रेस करेगा और ब्लड में इंसुलिन रिलीज कर देगा। एंड सेम फॉर एवरी अदर एंजाइम। समझ लीजिए, आपकी बॉडी में अभी फिलहाल क्रैब साइकिल नहीं हो रही है, या अभी फिलहाल ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रही है। आप क्यों बनाओगे ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स? जब जिस स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत है वो बन जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी है बहुत फास्ट, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो जीन एक्सप्रेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कि सिग्नल कैसा है। अगर समझ लीजिए एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया ने खा लिया है, क्या? उस बैक्टीरिया ने खा लिया है लैक्टोज। लेट्स से a bacteria had lactose in diet। उसके आसपास लैक्टोज अगर प्रेजेंट था तो क्या इस लैक्टोज को तोड़ तोड़ के एनर्जी नहीं निकालना चाहोगे? आप खाना क्यों खा रहे हो भाई? सर, जिससे हमें ताकत मिल सके, एनर्जी मिल सके, हम जिंदा रह सकें। अच्छी बात है, और सोल पर्पस तो यही है ना? टेस्ट तो बहुत सेकेंडरी चीज है, मेन तो है खाना खाना, पेट भरना, जिंदा रहना। अब ये जो लैक्टोज है, इसको क्या आप तोड़ोगे? नहीं तोड़ेंगे सर। तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए, इट इज कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज ब्रेक्स लैक्टोज into ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, है ना? याद करने की जरूरत नहीं है, गैलेक्टोज में भी लैक्टोज आता है। यानी लैक्टोज को तोड़ोगे तो ये बनेगा, लैक्टोज को तोड़ा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना। यानी लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड जो कि 2 शुगर यूनिट से मिलकर बना है ना? डाइसैकेराइड है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपको पता है 2 शुगर साथ में जुड़ी हुई थी, इनको आपने इंडिविजुअल टुकड़ों में तोड़ दिया तो दे आर मोनोसैकेराइड्स। करेक्ट है। अब समझ लीजिए इस बैक्टीरिया ने लैक्टोज खाया ही नहीं, ग्लूकोज खाया। क्या बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाऊंगा मैं बैक्टीरिया की बॉडी में? बैक्टीरिया के सेल में अगर बैक्टीरिया ने लैक्टोज खाया ही नहीं है, क्या यह बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा? मुझे यह बता दीजिए। सर, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब इस बैक्टीरिया ने लैक्टोज खाया ही नहीं तो मैं वो एंजाइम क्यों बनाऊं जो लैक्टोज को तोड़ता है? वेस्ट हो जाएगा ना। अगर मेरी बॉडी में लैक्टोज है ही नहीं, मैं बीटा गैलेक्टोसिडेज क्यों बना के स्टॉक में रखूंगा? अगर मैंने लैक्टोज खाया है तब मैं बीटा गैलेक्टोसिडेज लेके आऊंगा, फटाफट उस लैक्टोज की धज्जियां उड़ा देगा।
अगर मेरे पास लैक्टोज नहीं है तो मैं बीटा गैलेक्टोसिडेज अपनी बॉडी में बना करके अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। यानी सबसे पहली चीज जो डिपेंड करती है वो ये करती है कि आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन और मेटाबॉलिक कंडीशन कैसी है। क्या आपकी बॉडी में लैक्टोज आ चुका है? यस, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा। अगर आप ग्लूकोज खा रहे होते तो अलग रिएक्शंस चलती, अब आपने लैक्टोज खाया है तो अलग रिएक्शन चलेंगी। सिमिलरली भाई मेटाबॉलिक के साथ साथ ये फिजियोलॉजी में भी तो चेंज लेकर के आ रहा है। तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनवायरमेंटल कंडीशन आपके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं। मेरे दोस्त, आप और आपके भाई बहन सब लोग सेम ही पेरेंट्स से आए हैं, आपके मम्मी पापा एकदम कॉमन है, लेकिन फिर भी आपकी हाइट एक जैसी नहीं है, आपका कलर एक जैसा नहीं है, आपका सोचने का तरीका एक जैसा नहीं है, आपके एग्जामिनेशन में सेम मार्क्स नहीं आते, आप आगे चल के सेम सैलरी नहीं ले रहे होंगे, या आप आगे चल के सेम तरीके का काम, सेम आउटपुट, सेम एफिशिएंसी के साथ नहीं कर रहे होंगे। इतना डिफरेंस है बिकॉज हम सब लोगों की एक्सटर्नल एनवायरमेंट में डिफरेंसेस हैं। और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में यह नहीं होता कि एक भाई पानी में भीग रहा है और दूसरा भाई धूप में बैठा है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब अगर उसके और आपके दोस्तों में एक दोस्त का भी फर्क है तो आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा ऑल्टर होगा, आप कहीं ना कहीं इंपैक्ट जरूर ले रहे होंगे अपनी पर्सनैलिटी पर, क्योंकि आप जो बनते हैं वो टोटली कई फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। आपकी बचपन से लेकर लर्निंग्स क्या रही हैं, आपने अपने घर में कैसा वातावरण देखा है, उन्हीं चीजों का असर आपके बिहेवियर के ऊपर पड़ता है, आपके नेचर के ऊपर पड़ता है, एंड टेक्निकली बोलूं तो जीन एक्सप्रेशन के ऊपर भी पड़ता है एक हद तक। ये तो हम व्यवहार की बात कर रहे हैं। अगर आप जेनेटिक लेवल पे जाएं तो काफी ऐसी चीजें हैं जिनका जेनेटिक लेवल पर भी एक्सप्रेशन पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो ऐसे इलाके में रहता है जहां पे तापमान ठंडा है, वो आपको बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा साफ मिलेगा, गोरा मिलेगा। और एक ऐसा इंसान है जो ऐसे इलाके में रहता है जहां चिलकती धूप है, तो आपको थोड़ा सा डार्क मिलेगा ही। ये प्रकृति का नियम है, ये मैं और तुम डिसाइड नहीं करते, ये फेयर एंड लवली के मैन्युफैक्चरर्स डिसाइड नहीं करते, ये नेचर का लॉ है। क्योंकि धूप से आने वाली जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है, हमारी बॉडी उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा मेलेनिन बनाती है, तो हम ज्यादा डार्क हो जाते हैं, विच इज अ मोर अ स्टेप टुवर्ड्स मोर रेजिस्टेंस। तो वो एक अच्छी चीज है, हम लोग उसको परस्यू गलत तरीके से करते हैं, बट इट्स अ गुड थिंग, है ना। वो एक तरीके की अडेप्टेशन है भैया। तो अडेप्टेशन आप में क्यों आई? एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आई। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसे काफी फैक्टर्स होते हैं। जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं, पहाड़ियों पे रहते हैं, उनकी हाइट कंपैरेटिवली कम होती है, राइट? आपने देखा भी होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा गोरे चिट्टे होते हैं, है ना, उनमें आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है, उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ऊपर कम ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, सो अल्टीमेटली दे नीड मोर आरबीसी। और भाई आरबीसी ज्यादा है, खून ही खून है, मजेदार, अपने मस्त साफ सुथरे एकदम प्यारे प्यारे लोग होते हैं, जो कि आप कहीं पहाड़ी इलाके पे जाएंगे तो आपको देखने को भी मिलेंगे। तो उनका एनवायरमेंटल कंडीशन और हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है। तो ये चीजें भी जीन एक्सप्रेशन को हैम्पर करती हैं या बढ़ावा देती हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या हो रहा है ना। अब देखो, तो बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री ना लिख करके लिख सकते हो मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक स्टेट, फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल स्टेट, and environmental conditions can also regulate gene expression, can also regulate gene expression। करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत यहां नहीं है ना। और आपकी बॉडी में भी अगर आप देखें तो जब आप जाइगोट थे, एक सिंगल सेल थे, तो जाइगोट से भी डिवीजन हो होकर आपकी कंप्लीट बॉडी बन गई। तो यहां पर कौन से प्रोसेसेस का रोल है मेरे दोस्त? हम लोग जब प्लांट में भी पढ़ रहे थे, तो जब आपका सीड जर्मिनेशन होता है तब से लेकर के पूरा का पूरा बड़ा पेड़, दरख्त बनने तक क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं? सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन।
सेल डिवीजन से आपके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं, तो आपकी बॉडी में करोड़ों सेल्स आ जाएंगे। तो सेल डिवीजन एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। एंड सेल डिफरेंशिएशन, कि अलग अलग प्रकार के सेल्स बनेंगे। अब अगर आप अपनी ही बॉडी का एग्जांपल ले ले, ह्यूमन बॉडी का, देयर आर मोर देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो 200 अलग अलग प्रकार के जो सेल्स बने हैं डिफरेंशिएशन से ही तो बने हैं। हमारी बॉडी में इनिशियली तो एक ही सेल था, जाइगोट, फिर ये डिवाइड करता गया, बहुत सारे सेल्स बनते गए और फिर वो अलग अलग टाइप के बनते गए। आई सेल हमारा अलग है, स्किन सेल हमारा अलग है, लिवर सेल अलग है, किडनी सेल अलग है, ब्रेन सेल अलग है, स्टमक सेल अलग है, एंड सो ऑन। देयर आर अ लॉट ऑफ सेल्स। और आपने जब आप एनिमल टिश्यू पढ़ रहे होंगे तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पढ़ा भी होगा। देयर इज सिंपल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल सेल्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो ये सारी चीजें आपकी जाइगोट से ही बनती हैं, क्योंकि इसको सिग्नल मिलता है कि अब आपको क्या क्या चीजें एक्सप्रेस करानी है। इसके पास सब है। एक जाइगोट जो है इट्स अ कंप्लीट सेल, तो इट हैज डीएनए। उस डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आप आगे जीवन में क्या क्या बनाने वाले हो। उसी हिसाब से हम अपनी कंप्लीट बॉडी तैयार करते हैं। तो ये भी जीन एक्सप्रेशन की ही देन है। अब व्हाट इज ओपेरॉन, हमारा आज का मेन प्रमुख टॉपिक है कि ओपेरॉन क्या होता है। व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन के नाम में घुस जाइए। ओपेरॉन में इनिशियल 4 अल्फाबेट अगर आप देखेंगे तो आपको ऑपरेटर का साउंड आएगा। ऑपरेटर के और ओपेरॉन के 4 अल्फाबेट्स तो सेम ही है। ऑपरेटर का आपको साउंड आएगा तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि अ सिस्टम वेयर मैनी जीन्स are regulated by common promoter and operator। इस ऑपरेटर में शब्द आए ओपेरॉन वाले, आए सर। यानी जब एक पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ जीन्स है, समझ लीजिए आपके पास 3 जीन है, 4 जीन है, उनका एक कॉमन स्विच है, एक कॉमन प्रमोटर है। पंखा चलाना है, एक कॉमन प्रमोटर है। समझ लीजिए एक प्रमोटर से एक हॉल के 4 पंखे चल गए। अब वो वाला केस आ गया कि कॉमन प्रमोटर एक स्विच से कई चीजें चल जा रही हैं और कॉमन ही ऑपरेटर है। सर क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं? 100% अलग अलग हैं। ये प्रमोटर क्या होता है, इसके बारे में क्या हम जानते हैं? जानते हैं सर, ट्रांसक्रिप्शन में भी सुना था। ये प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस वेयर पॉलीमरेज बाइंड्स। पी फॉर प्रमोटर, पी फॉर पॉलीमरेज, मैंने बताया भी था। तो जब आप डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो पॉलीमरेज कहां बाइंड करता है? कहां बाइंड करता है? प्रमोटर पे। और ये ऑपरेटर क्या है मेरे भाई? ऑपरेटर क्या है? आराम से देखिए, इसमें आपको एक छोटा सा शब्द याद रखना है जो आप सभी के घरों में लगा हुआ है। इट्स आरओ, है ना? आरओ सबके पास है ना भाई? नहीं भी है तो सुना तो होगा ही। रिवर्स ऑस्मोसिस, देसी भाषा में बोलूं तो पानी साफ करने की मशीन। साफ स्वच्छ पानी अगर चाहिए तो घर में आरओ होना चाहिए। यहां पर क्या है आपका? रिप्रेसर, आर फॉर रिप्रेसर, नेगेटिव टर्म है रिप्रेसर, बाइंड्स विद ऑपरेटर। मुझे किसी प्रोसेस को रोकना है, ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऑपरेटर पे रिप्रेसर बाइंड करा दूंगा। ऐसी चीज जो नेगेटिव है, जो चीजों को रिप्रेस करे, रोके, ऐसा रिप्रेसर बाइंड करा दूंगा। मजा आ जाएगा? एकदम मजा आ जाएगा सर। तो व्हाट इज ओपेरॉन? इट्स अ सिस्टम जिसमें कॉमन प्रमोटर और ऑपरेटर है। कॉमन प्रमोटर और ऑपरेटर जो मल्टीपल जीन्स को एक्सप्रेस करा सके, ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपेरॉन कहते हैं। एंड अगर यहां पर बहुत सारे जीन कॉमन प्रमोटर और ऑपरेटर से रेगुलेट हो जाते हैं, इसका मतलब ये कहां पाया जाएगा? प्रोकैरियोट्स के अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया था यूकैरियोट्स में तो क्या चक्कर है भाई? यूकैरियोट्स में तो मोनोसिस्टोनिक अरेंजमेंट है। एक स्विच से एक ही आपका बल्ब जलेगा, यानी एक प्रमोटर से आपका एक ही जीन एक्सप्रेस होगा। यहां है पॉलीसिस्टोनिक, यहां एक स्विच से, एक प्रमोटर से मल्टीपल जीन, मल्टीपल बल्ब जल जाएंगे। तो प्रोकैरियोट में कॉमन हुई ना ये स्टेट ओपेरॉन वाली, ये हमारे अंदर थोड़ी मिलेगी। तो आपको ये कहां मिलेगा स्टेट? इट इज मोर कॉमन इन प्रोकैरियोट्स।
इट इज मोर कॉमन इन प्रोकैरियोट्स, मोर कॉमन इन प्रोकैरियोट्स, करेक्ट, जो कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। अब इस ओपरॉन में से हमको स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है ना, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज पे ओपरॉन बेस्ड है ना, किस चीज से आपका मेन कंट्रोल हो रहा है, उस बेसिस पे हम लोग ओपरॉन को अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे कि आपका लैक ओपरॉन जो आज पढ़ेंगे, टीआरपी ओपरॉन, एला ओपरॉन, वेल ओपरॉन, हिज ओपरॉन, एटसेट्रा। 1000 नाम और लिख सकते हो भाई, किसी भी अमीनो एसिड का नाम लिख दो, किसी भी शुगर का नाम लिख दो, दैट विल बिकम एन ओपरॉन। और यही हमने किया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लैक का मतलब क्या है, लैक्टोज शुगर की बात हो रही है, तो इसके इनिशियल 3 अल्फाबेट उठाए, लैक बन गया। टीआरपी मतलब ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की बात हो रही है, 3 आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड थे, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन की बात हो रही है। एलेनिन अमीनो एसिड की बात हो रही है, सेकंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन के बाद एलेनिन। वेलिन की बात हो रही है, हिज मतलब हिस्टिडीन की बात हो रही है, स्लाइटली बेसिक अमीनो एसिड हिस्टिडीन। यानी जिस चीज को बॉडी में लाने से ये ओपरॉन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जैसे अभी हम लैक ओपरॉन पढ़ेंगे, तो लैक ओपरॉन में जब लैक्टोज कोई बैक्टीरिया खाएगा, कोई प्रोकैरियोट खाएगा, तभी तो उसके अंदर वो सारे एंजाइम मुझे बनाने पड़ेंगे जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया है जिसके अंदर लैक्टोज है ही नहीं, तो मैं क्यों बनाऊंगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, अभी जो पिछली स्लाइड में एग्जांपल लिया था, नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया लैक्टोज खाता है, तो उसके अंदर हमें एक स्विच ऑन करना पड़ेगा जिससे वो सारे एंजाइम बन जाएं जो लैक्टोज को तोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लैक्टोज पे डिपेंड कर रही है ना पूरी की पूरी पाथवे। लैक्टोज होगा तभी तो उसको तोड़ने वाले एंजाइम बनेंगे, लैक्टोज ही नहीं है तो उसको तोड़ने वाले एंजाइम बनेंगे ही नहीं। वेरी सिंपल, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन किस चीज से आपका ये ओपरॉन एक्टिवेट हो रहा है, किस चीज पर ये बेस्ड है, उसे हम ओपरॉन के नाम में लगा देते हैं। जैसे लैक, टीआरपी, एलेनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ग्लूटामिक एसिड, वेल कुछ भी जो आपका मन करे, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब ओपरॉन में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं लैक ओपरॉन की, और लैक का मतलब हम समझ चुके हैं। लैक क्या है भैया, यहां पर लैक है, यहां पर लैक्टोज। लैक क्या है यहां पर, लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर है। ये जो आपका लैक ओपरॉन था, ये किन्होंने इल्यूसिडेट किया था, 2 साइंटिस्ट ने इल्यूसिडेट किया था, यानी 2 साइंटिस्ट ने हमको समझाया था लैक ओपरॉन की स्कीम के बारे में, जिनका नाम था जैकब एंड मोनोड। जैकब एक जेनेटिसिस्ट थे, एंड मोनोड एक बायोकेमिस्ट थे, ठीक है। तो जेनेटिसिस्ट और बायोकेमिस्ट की इस जोड़ी ने क्या किया, लैक ओपरॉन कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रखा। ये लैक ओपरॉन जो था, इसमें क्या क्या अवेलेबल था ये समझो। इसको हम एक सिंपल ट्रिक से समझ सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज आर सोप। आर सोप, सर ये क्या होता है, अभी बताते हैं भाई। आर का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब हुआ कि ये जो आर है दैट विल बी मेकिंग रिप्रेसर। रिप्रेसर मतलब किसी प्रोसेस को रिप्रेस कर देने वाला, इनहिबिट कर देने वाला, तो इसे हम प्यार से क्या कह सकते हैं, इनहिबिटर कह सकते हैं, रिप्रेसर या इनहिबिटर कह सकते हैं। एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स मतलब आपको अच्छे तरीके से पता है, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 ही तो चीजें थी, आपका प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स मतलब डीएनए का वो टुकड़ा जिसको आरएनए में कन्वर्ट होना है। तो यहां 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं आपके, जेड, वाई एंड ए। जेड क्या बनाता है भैया जी, जेड आपका बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, एक ऐसा एंजाइम जो आपके लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है, दैट इज बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज करता क्या है, ब्रेक्स
लैक्टोज इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है सर। वाई क्या है जी? वाई है सर परमिएज। सर ये तो नाम सुना हुआ लग रहा है, बिल्कुल सुना हुआ होगा। परमिएज का मतलब है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा देना। तो अगर ये परमिएबिलिटी बढ़ा देता है मेम्ब्रेन की, तो क्या मेरे दोस्त परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन की बढ़ जाने से लैक्टोज इजीली ले पाएगा बैक्टीरिया अंदर? यस। तो इफ यू वांट कि बैक्टीरिया अंदर लैक्टोज को ले पाए, तो आपको परमिएज का मिनिमम एक्सप्रेशन हमेशा रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपके सेल के अंदर आ पाए, तो परमिएज जो है हमेशा थोड़ा थोड़ा बनता रहता है, हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि परमिएज होगा ही नहीं, अगर मेम्ब्रेन परमिएबल ही नहीं होगी तो लैक्टोज अंदर नहीं आ पाएगा, तो बाकी सारी चीजें ऑन कैसे होंगी? इसलिए इसको थोड़ा सा ऑन रखा जाता है ना। केप्ट एट लोअर एक्सप्रेशन so that lactose can enter cell। इसका लोअर एक्सप्रेशन तो जरूरी है। थर्ड क्या है? ए, दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज। ए में भी आपका क्या है? एसिटाइलेज आ रहा है। ट्रांस एक अलग वर्ड है, आपको पता है, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो सिस ट्रांस के बारे में, है ना। एसिटाइलेज, तो ए फॉर एसिटाइलेज कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है? इन दोनों चीजों के एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। अगर लैक्टोज अंदर आ गया है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज को सपोर्ट करना कि तोड़ो भाई लैक्टोज को तोड़ो, ये तुम कर सकते हो, ये काम करता है। इट एक्टिवेट्स बीटा गैलेक्टोसिडेज एज वेल एज इट इंक्रीजेस द एक्सप्रेशन ऑफ परमिएज, जिससे कि और लैक्टोज को अंदर लिया जा सके। तो इट एक्टिवेट्स या एनहेंस द एक्टिविटी of बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड परमिएज। एक सेकेंड एसी चला लेता हूं। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड परमिएज की एक्टिविटी को ये एनहेंस करता है। दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स। ओ क्या है? अभी भैया पढ़ा था ओपरॉन की डेफिनेशन में ही कि ओपरॉन इज समथिंग दैट हैज कॉमन प्रमोटर एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर और प्रमोटर। पी फॉर प्रमोटर ऐसा इलाका जहां पर आपका पी फॉर पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और आरओ, ओ मतलब ऑपरेटर पे क्या बाइंड करेगा? आर फॉर रिप्रेसर बाइंड करेगा, आरओ। करेक्ट है। ये है आपका लैक ओपरॉन। तो यहां जीन्स का सीक्वेंस क्या होता है? जीन्स का सीक्वेंस होता है पीपो जेड वाई ए, PIPO ZYA। क्या बनाते हैं ये? आराम से देखना, मजा ही आ जाएगा। अब एक्चुअल में जेन्युइन कहानी आपकी शुरू हुई है। पीपो ZYA बना लेता हूं, तब जाकर के आएगा मजा। आराम से देखना भाई, ये है आपका P, I P O Z Y A। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है सर। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि अगली स्लाइड फिर से इसी की चाहिए, है ना। चलो भाई, पीपो ZYA बनाया? बनाया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने क्या किया। पीपो ZYA बनाया, लिख भी देता हूं यहां पर, PIPO ZYA। अच्छा ये क्या हो गया? PIPO ZYA। तो एक बार इस लाइन को हम लोग डिलीट कर देते हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा बन गई खुशी खुशी में। है ना, पीपो ZYA एक खुशी खुशी में एक्स्ट्रा बना दी, इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। ये हो गया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, एक बार इसको डिलीट कर देते हैं एंड लेट्स कॉपी दिस। करेक्ट है, ठीक है भाई, अब डन है।
PIPOZYA। सर आपने हमसे एक झूठ बोला। भाई मैंने क्या झूठ बोल दिया? सर आपने कहा ओपरॉन इज अ सिस्टम विच हैज कॉमन प्रमोटर एंड ऑपरेटर। अब आपने ओ यहां पर एक बनाया ऑपरेटर, लेकिन आपने प्रमोटर दो क्यों बनाए? मैंने आपसे क्या कहा? ओपरॉन इज अ सिस्टम जहां एक कॉमन स्विच होगा जो मल्टीपल जीन्स को एक्सप्रेस कराएगा। ये जो प्रमोटर है ये इस ZY और A का है। ये जो प्रमोटर है ये इस I का है, यानी इनहिबिटर का है, यानी रिप्रेसर का है। तो मैं यहां क्या बना देता हूं? मैं यहां बना देता हूं एक पॉलीमरेज। पहले आपका पॉलीमरेज यहां पर आया है ना, खुला खुला ही बना देते हैं। पहले आपका पॉलीमरेज यहां पर आया और ये पॉलीमरेज आरएनए पे क्या करता है? आगे आगे बढ़ता है ना? तो डीएनए पे आगे आगे बढ़ता है, सॉरी आरएनए बनाने के लिए। तो डीएनए पे आगे आगे बढ़ा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए बनाएगा। तो इसने क्या किया? आई जीन को एक्टिवेट कर दिया। आई जीन को एक्टिवेट कर दिया तो ये क्या बना लेगा? आरएनए बना लेगा। ये क्या बना आपका? इनहिबिटर का आरएनए। क्या बना भैया जी? इनहिबिटर का एमआरएनए बना एकदम बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो इनहिबिटर का एमआरएनए है ये आपका बनाता है इनहिबिटर का प्रोटीन, यानी स्वयं इनहिबिटर ही, है ना? जिसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सरल तरीके से बना लेते हैं, कुछ ऐसा बना लेते हैं। ये है आपका इनहिबिटर या इस प्रोसेस को रोकने वाला रिप्रेसर। इनहिबिटर या रिप्रेसर, करेक्ट है जी? एकदम करेक्ट है। अब देखिए क्या हुआ, ये इनहिबिटर या ये जो रिप्रेसर है, समझ लीजिए हमारे पास पहला केस ये है कि लैक्टोज इज एब्सेंट। लैक्टोज है ही नहीं बैक्टीरिया के आसपास। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम ये Z बनेगा? नहीं बनेगा। क्या इस Z को और प्रमोट करने वाला ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा? नहीं बनेगा। क्या Y और बनेगा और लैक्टोज को अंदर लेने के लिए? लैक्टोज है ही नहीं बाहर, तो अंदर लोगे क्या? तो जाहिर सी बात है तीनों नहीं बनेंगे। सो अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो ये ओपरॉन ऑफ रहना चाहिए। अब क्या करेगा? ये जो आपका इनहिबिटर है, ये जो आपका इनहिबिटर है, दैट विल गो एंड ये इनहिबिटर या रिप्रेसर कहां जाके बाइंड करता है? हमने क्या सीखा था? आरओ। ये कहां जाके बाइंड करेगा? ओ पे बाइंड करेगा। ओ पे जाके बाइंड कर लेगा। ओ पे जाके बाइंड कर लेगा, ऐसे ओ पे जाके बाइंड कर लेगा। मानते हो? मानना ही पड़ेगा। ओ पे जाके बाइंड कर गया। अब समझ लीजिए यहां पे आपका प्रमोटर पे आ भी गया पॉलीमरेज। क्या ये आगे जा पाएगा? क्या ये आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा सर। रास्ते में तो रोड के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, पूरी रोड ही ब्लॉक है। तो ये पॉलीमरेज अगर आ भी गया सही जगह पर, प्रमोटर पे बैठ भी गया, आगे थोड़ी जा पाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर? पॉलीमरेज won't reach ZYA gene, therefore they are not expressed। पॉलीमरेज ही नहीं पहुंचा यहां पर, तो क्या ये एमआरएनए में कन्वर्ट होंगे? नहीं होंगे। क्या ये प्रोटीन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो अल्टीमेटली ZYA ये तीनों जीन्स अगर आप देखें तो यहां नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बने? क्योंकि लैक्टोज ही एब्सेंट है। तो इसको तोड़ने वाले एंजाइम्स को हम लोग बनाएंगे ही क्यों? नहीं बनाएंगे। ये जो रिप्रेसर है इसकी एक खास बात यह है कि इट इज सिंथेसाइज्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली, हमेशा बनता रहता है। सिंथेसाइज्ड ऑलवेज, यानी अगर हम चाहते हैं कि ये रिप्रेसर यहां बाइंड ना करे तो हमको इसे इनएक्टिव करना होगा। इसको बनने से हम नहीं रोक सकते। इट इज सिंथेसाइज्ड ऑलवेज, दैट इज constitutively। It is synthesized always, that is constitutively, करेक्ट है। एंड सिंस यहां पर ये जो ओपरॉन है इसकी रेगुलेशन किसी नेगेटिव चीज से हो रही है, इनहिबिटर से हो रही है, इसीलिए इसको कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ जीन, है ना भाई? एक तो कोई बच्चा बहुत मेहनत करके पढ़ रहा है खुद से ही, पॉजिटिव मोटिवेशन, है ना? एक भाई पिताजी से बेल्ट खा के पढ़ रहा है, तो मोटिवेशन तो है, नेगेटिव है लेकिन, है ना? पिटाई के बाद रोते रोते पढ़ रहा है, आंसू के टप्पे गिरे जा रहे हैं भैया कॉपियों के ऊपर, है ना?
तो ये नेगेटिव रेगुलेशन है, रेगुलेशन तो है पर इनहिबिटर के कारण है, तो इट इज नेगेटिव रेगुलेशन। करेक्ट। अब देखो व्हाट इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट, समझ लो बैक्टीरिया है उसके आसपास लैक्टोज प्रेजेंट है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ज्यादा लैक्टोज को अंदर लेना पड़ेगा, तो परमिएज भी बनाना पड़ेगा, लैक्टोज को डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज भी बनाना पड़ेगा, और इन दोनों की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ट्रांसएसिटाइलेज भी बनाना पड़ेगा। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। अगर मैं आपको बोलूं ये प्रमोटर के ऊपर पॉलीमरेज बैठा, आई तक गया, तो इसने अपना क्या बना लिया, इनहिबिटर एमआरएनए। ये तो हमेशा बनेगा तो इसको तो बना ही दो, इनहिबिटर या रिप्रेसर एमआरएनए बना। अब ये आगे चल के क्या बनाएगा भैया, ये बनाएगा आपका प्रोटीन। कौन सा बना आपका, रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन कहां जाकर के बाइंड करना था, आरओ, यानी ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड करना था इस ऑपरेटर पे। करेक्ट है जी सर, बाइंड तो करना था, लेकिन क्या बाइंड करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आ चुका है लैक्टोज बाबा। लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज इस रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाता है और इसको कर देता है इनएक्टिवेट, यानी लैक्टोज बाइंड्स विद रिप्रेसर टू इनहिबिट इट, यानी इनहिबिटर पे बाइंड करके उसी को इनहिबिट कर दिया। ये ताकत है लैक्टोज की। और कैसे आप आए लैक्टोज अंदर, मैंने आपसे कहा था कि आपका परमिएज की थोड़ी सी एक्सप्रेशन चाहिए रहती है हमेशा। थोड़ा सा लैक्टोज अंदर आ गया और उसने इनहिबिट कर दिया रिप्रेसर को। तो क्या ये रिप्रेसर यहां पर बाइंड कर पाएगा, ऑपरेटर पे नहीं बाइंड कर पाएगा। अगर नहीं बाइंड कर पाया तो रास्ता साफ, रास्ता साफ। तो यहां पर ये जो आपका भैया पॉलीमरेज है ये आगे तक निकल जाएगा, लहराता हुआ निकल जाएगा, ZYA तक पहुंच जाएगा। तो क्या ये ZYA तीनों के तीनों आपके एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो आप क्या करते हो, एक्सप्रेशन ऑफ ZY एंड A इज डन। तो आपका क्या बना, mRNA बन गया। और mRNA के बाद आप प्रोटीन बना दो। तो आपके कौन कौन से प्रोटीन बने, कौन कौन से एंजाइम बने, बीटा गैलेक्टोसिडेज बना, आपका परमिएज बना, एंड आपका ट्रांस एसिटाइलेज बना। अब लैक्टोज ने आकर के खुद वो सारे एंजाइम बनाए जो लैक्टोज को ही तोड़ते हैं। आपने एक मीम देखा होगा, भाई मुझे मारो, वो वाला मीम यहां पर एकदम एविडेंटली काम आ रहा है। भाई लैक्टोज आकर के खुद कह रहा है मुझे तोड़ो, लैक्टोज खुद रिप्रेसर को इनहिबिट कर रहा है। तो ये लैक्टोज या इससे मिलता जुलता एक कंपाउंड है एलोलैक्टोज। ये किसका काम करते हैं, ये इंड्यूसर का काम करते हैं। तो लैक्टोज बिहेव्स एज इंड्यूसर, ये खुद इंड्यूस करता है पूरे के पूरे इस ओपेरॉन को। अगर लैक्टोज है तभी लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम बनेंगे, जब लैक्टोज नहीं था तो लैक्टोज को तोड़ने वाला कोई एंजाइम नहीं बन रहा था। वेरी सिंपल थिंग। अगर आप देखें नॉर्मल केस में जब लैक्टोज नहीं है तो क्या ये ओपेरॉन ऑफ रहेगा, बिल्कुल ऑफ रहेगा। जब लैक्टोज है ही नहीं तो कुछ बना ही नहीं, आपका इनहिबिटर आकर के बाइंड कर गया ऑपरेटर पे। यानी व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन नॉर्मल केस, operon is off. Operon is off. But when lactose is present, operon turns on. ओपरॉन ऑन हो जाता है। ऑफ से आप ऑन कर रहे हो, आप किसी चीज को ऑन कर पा रहे हो तो इट इज इंड्यूसिबल। आप किसी चीज को ऑफ से ऑन कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो, इट इज इंड्यूसिबल, इट इज बीन एबल टू इंड्यूस, इंड्यूसिबल। कोई चीज ऑन रहती है हमेशा जीवन में, फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन हमेशा ऑन रहता है, उसको आपको ऑफ करना पड़ता है, तो इंड्यूसिबल नहीं है वो पहले से इंड्यूस्ड है, पहले से ऑन है, आपको उसे ऑफ करना है, रिप्रेस करना है।
इट्स अ रिप्रेसिबल ओपरॉन, आपको उसे बंद करना पड़ता है, यहां आपको ऑन करना पड़ता है। देयरफॉर लैक ओपरॉन इज इंड्यूसिबल, देयरफॉर लैक ओपरॉन इज इंड्यूसिबल। इंड्यूसेबल है ना, ऐसी चीज जो इंड्यूस होने की एबिलिटी रखती है, इसका मतलब वो पहले से ऑफ है तभी तो उसको इंड्यूस या ऑन कर पा रहे हो। ऑन चीज को और ऑन थोड़ी कर दोगे यार, है ना, ये चीज है। दिस इज योर लैक ऑपरॉन एंड आई होप यू गॉट इट रियली वेल, है ना। मजेदार तरीके से हमने समझा। थोड़ा सा एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हुई, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन बहुत सारे लेवल्स पे होता है। जैसे यूकैरियोट के अंदर तो 4 लेवल पे होता है, प्रोकैरियोट में तो एक ही लेवल पे हो रहा था। पहला जब आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो, दूसरा जब आप एचएनआरएनए से एमआरएनए बना रहे हो, तीसरा जब आप एमआरएनए को बाहर भेज रहे हो साइटोप्लाज्म में, एंड चौथा जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, प्रोटीन बना रहे हो। 4 लेवल पे एक्सप्रेशन हुआ रेगुलेट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रोकैरियोट तो आपका मेन कहां एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ आपका इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही ये रेगुलेट होता है, जब प्रमोटर के ऊपर पॉलीमरेज बाइंड करता है। यही मेन साइट है जीन एक्सप्रेशन की, बाकी सारी दुनिया अलग है। तो अगर आप देखेंगे तो जीन का काम क्या है, आपकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर फंक्शन करना, यानी कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना। जैसे बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम है आपका हाइड्रोलिसिस करना लैक्टोज का। तो बैक्टीरिया कभी लैक्टोज अगर खा लेता है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम बनता है जो इस लैक्टोज को तोड़ देता है, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब कैसे पता लगा हमें कि हमें बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाना है? भाई आपकी बायोकेमिस्ट्री यानी मेटाबॉलिक कंडीशन बॉडी की, फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये तीनों डिसाइड करते हैं कि कोई जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं। सिमिलरली हमारा जो एम्ब्रियो था, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, उससे हमारी पूरी बॉडी बनी, ये भी आपका सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन के कारण ही बना है। और इस सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे जाइगोट में पहले से थी, क्योंकि जाइगोट में डीएनए पहले से था। अगर आप देखेंगे तो रेगुलेशन का मतलब मैंने कहा सिर्फ ऑन करना नहीं होता, ऑफ करना भी होता है। तो नेगेटिव रेगुलेशन भी होती है रिप्रेसर से, जो लैक ऑपरॉन में हुई, और पॉजिटिवली भी हो सकती है। आप चीजों को पॉजिटिव एक्टिवेटर से भी रेगुलेट कर सकते हो। लैक ऑपरॉन भी पॉजिटिवली रेगुलेट होता है, पर वो आप बहुत हाई लेवल पे पढ़ते हो, यहां पे आपको समझ में ही नहीं आएगा। और लैक ऑपरॉन इतना सिंपल है भी नहीं, यहां आपको सिर्फ चुनिंदा चीजें बताई गई हैं। लैक ऑपरॉन में देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स। इफ यू वर बी अ स्टूडेंट ऑफ सीएसआर नेट, या फिर अगर आप आईआईटी जैम के लिए पढ़ रहे होते मुझसे, तो मैं आपको शायद यही लेक्चर, लैक ऑपरॉन का लेक्चर शायद 2.5-3 घंटे में कराता, सिर्फ लैक ऑपरॉन का, इनिशियल कुछ नहीं, सिर्फ कोरा लैक ऑपरॉन। इट इज वेरी डिटेल्ड एंड वेरी इन डेप्थ टॉपिक। यहां पर अगर आप देखें तो ऑपरेटर जो है, इस पे आपका रिप्रेसर बाइंड करता है, आरओ से हमने याद किया था, है ना। तो अगर आप देखें तो ऑपरेटर किससे बाइंड करता है, रिप्रेसर से, है ना। आरओ से हमने याद किया था, रिप्रेसर ही जाकर ऑपरेटर पे बाइंड करता है। जैकॉब एंड मोनोड नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि जेनेटिसिस्ट और बायोकेमिस्ट थे रिस्पेक्टिवली, इन्होंने लैक ऑपरॉन की हमें स्कीम बताई, जहां पर लैक का मतलब होता है लैक्टोज, है ना। और प्रोकैरियोट में होता है तो पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट यहां पर है, जहां सिंगल प्रमोटर और ऑपरेटर होता है, जिससे काफी सारे जीन्स आप रेगुलेट कर सकते हो। इसको ऑपरॉन कहा जाता है। जैसे आपका लैक ऑपरॉन मतलब लैक्टोज, टीआरपी मतलब ट्रिप्टोफैन, एआरए मतलब अरेबिनोज विच इज अ शुगर, हिस्टिडीन, वेलिन एंड सो ऑन। आप कोई भी शुगर, कोई भी अमीनो एसिड ले सकते हो, अगर उससे कोई सिस्टम रेगुलेट हो रहा है देन इट विल बिकम इट्स ऑपरॉन। यहां पर देखिए आपका एक रेगुलेटरी जीन है, मेन जो आपका इनहिबिटर या रिप्रेसर था, आई जीन, है ना। तो यहां पर आई का मतलब इनहिबिटर से है या रिप्रेसर से है। 3 स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, जो क्या बनाते हैं, जो आपका बनाते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज रिस्पेक्टिवली। तो Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, है ना। Y जीन आपका बनाता है परमिएज, जिसकी थोड़ी बहुत एक्सप्रेशन हमको चाहिए रहती है, जिससे कि थोड़ा लैक्टोज इनिशियली आ सके अंदर। और A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, है ना। एसिटाइलेज, एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है आपका परमिएज और बीटा गैलेक्टोसिडेज के ऊपर टू मेक देम मोर एक्टिवेटेड, है ना। मोस्ट ऑफ अदर ऑपरॉन्स जो है इनमें भी आपकी रेगुलेशन अच्छे से होती है। और ऑपरॉन में यूजुअली वही सारे
जीन्स साथ में एक्सप्रेस करते हैं जो सेम पाथवे से रिलेटेड हो। कैसे? यहां पर आपके तीनों के तीनों जीन्स बीटा गैलेक्टोसिडेज बना रहे हैं, ट्रांस एसिटाइलेज और परमिएज तीनों का काम लैक्टोज की डाइजेशन में है, तो ये रिलेटेड है। मैंने आपको क्या बताया, समझ लीजिए दिवाली में अपना घर सजाने के लिए आपने 3 लड़ियां लगाई, तीनों लड़ियों के स्विच अलग अलग होंगे। अगर आपने एक लड़ी लगाई है बोर्ड में और आपने उसको ऑन किया तो एक लड़ी के ही बल्ब जलेंगे, 100 बल्ब जल गए एक साथ, 101वां नहीं जलेगा, दूसरी लड़ी को तो इंसर्ट करना पड़ेगा तब वो जलेगी। यानी ऐसा नहीं है कि सारे जीन साथ में ही आपके एक्सप्रेस हो जाएंगे, सिर्फ मिलते जुलते जीन। तो एक लड़ी में मिलता जुलता क्या है, उसका मेन वायर, ये एक लड़ी के पार्ट है, इनको मैन्युफैक्चर इस तरीके से किया गया है। तो अगर लैक ओपेरॉन आप देखते हो तो ऐसे एंजाइम्स जो लैक्टोज के डाइजेशन के लिए चाहिए वही साथ साथ आपके एक्सप्रेस होंगे और कुछ नहीं। तो ये मिलती जुलती मेटाबॉलिक पाथवेज के होने चाहिए। अब समझ लीजिए अगर इंड्यूसर या लैक्टोज नहीं है, अगर लैक्टोज नहीं है तो ZYA बनाना ही नहीं है, हमको बनाना ही नहीं है, तो भैया बीच में पत्थर रख दो, जिससे यहां पे अगर पॉलीमरेज आए भी तो ये आगे ना जा पाए। और यहां पर अगर आप देखो तो अब अगर इंड्यूसर या लैक प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो यहां पत्थर नहीं रखना मुझे, मैं चाहता हूं पॉलीमरेज आगे बढ़े, तो मैं इस पत्थर को यहां पे आने से रोकूंगा ना भाई। तो मैं इसको रोकने के लिए क्या करूंगा, यहां लैक्टोज ऐड कर दूंगा, यहीं की यहीं इनहिबिट हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, तो मेरा पॉलीमरेज आगे चला जाएगा भाग करके और ZY और A को ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट कर देगा, तीनों मेन एंजाइम बना देगा। सो लैक्टोज यहां खुद के टूटने के लिए एंजाइम बनाता है, इसलिए इसे इंड्यूसर कहा जाता है। परमिएज का मिनिमम एक्सप्रेशन चाहिए जिससे थोड़ा बहुत लैक्टोज अंदर आ सके और बाकी चीजें एक्टिवेट कर सके, तो चाहे लो लेवल पर ही क्यों ना हो, परमिएज थोड़ा बहुत एक्टिवेटेड होना चाहिए, है ना। अगर आप देखें तो रिप्रेसर जो है हमेशा बनता है, हम इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं, हम इसको बनने से रोक नहीं सकते, तो एक कॉन्स्टिट्यूटिवली बनता है। कॉन्स्टिट्यूटिवली मतलब हमेशा 24 घंटे। तो इसीलिए अगर आप देखो तो दोनों ही केसेस में रिप्रेसर तो बन ही रहा था, एक केस में आपने इसे इनएक्टिवेट नहीं किया, दूसरे केस में इनएक्टिवेट कर दिया, पर बन रहा है ये हमेशा, इसका मतलब इट इज सिंथेसाइज्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली। यहां ये नहीं बन रहे ZYA, यहां ये बन रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं है अपने एक्सप्रेशन में। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स आर दोज जीन्स विच आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्सप्रेस करते रहते हैं, हमेशा रिप्रेसर बनता रहेगा बैक्टीरिया में। अब आप उसे यहां बंधने दे रहे हो या नहीं बंधने दे रहे, ये आपका कॉल है, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। इस चीज को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। तो अगर आई जीन एक्सप्रेस कर गया, अगर आपका इनहिबिटर बन गया, तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका RNA पॉलीमरेज को आगे नहीं जाने देगा, इसका रास्ता रोक करके खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लैक्टोज या इसका छोटा भाई एलोलैक्टोज ले आते हो जो कि इंड्यूसर्स होते हैं, तो ये इनएक्टिवेट कर देते हैं आपके रिप्रेसर जीन को, और रिप्रेसर से यहां आपकी रेगुलेशन हो रही है लैक ओपेरॉन की, नेगेटिव चीज से रेगुलेशन हो रही है रिप्रेसर से, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं, क्योंकि रिप्रेसर अपने आप में ही एक नेगेटिव शब्द है। यह है आपका लैक ओपेरॉन, राइट। कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं लैक ओपेरॉन के। व्हाट इज द रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन इन जीन रेगुलेशन, रिप्रेसर का रोल क्या है, यह हमसे पूछा गया है ना। देखते हैं भाई, दे एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ RNA पॉलीमरेज। क्या रिप्रेसर, जिसका नाम ही रिप्रेसर है, वो कोई अच्छा काम कर सकता है? नहीं, RNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी को बढ़ाता नहीं है। इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज का रास्ता रोक के बैठ गया जस्ट, कि भाई जाके दिखाओ स्ट्रक्चरल जीन तक, तो इनहिबिट कर सकता है। इसको हम अभी होल्ड पे रखते हैं, देखते हैं कोई और बेटर ऑप्शन है या नहीं। दे फैसिलिटेट ट्रांसलेशन इनिशिएशन, ट्रांसलेशन इनिशिएशन में इसका कोई रोल नहीं है, हमने नहीं सुना। दे इंटरेक्ट विद एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन, भाई पहले तो DNA पे आपका ये DNA का टुकड़ा है, पहले एक्सॉन इंट्रॉन बने तो, और एक्सॉन इंट्रॉन की बात होती है यूकैरियोट में, आप ओपेरॉन की बात कर रहे हो प्रोकैरियोट में, तो ये तो बात वैसे ही गलत है इंट्रॉन वाली। तो अल्टीमेटली हम जो सोच रहे थे वो उत्तर सही निकला, एलिमिनेशन से भी कर देते। सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन ZYA, पीपो ZYA, तो ZYA देख लो भैया, ZYA करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई इन लैक ओपेरॉन, क्या इनमें से नहीं बनाया जाता? बीटा गैलेक्टोसिडेज बनता है, Z बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज A बनाता है, परमिएज Y बनाता है ना, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज नहीं बनता, है ना, ओपेरॉन में तो नहीं बनता। 3 स्ट्रक्चरल जीन थे,
ए बी डी बना देंगे, सी नहीं बनेगा। What type of regulation is exhibited by lac operon through the action of repressor? मतलब अलग अलग टाइप के अगर रेगुलेशन होते हैं तो रिप्रेसर कौन सी करता है? ये है ही नेगेटिव, नाम में ही नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव रेगुलेशन करता है ना, नाम ही नेगेटिव है तो नेगेटिव रेगुलेशन करता है, नेगेटिव रेगुलेशन करता है। E. coli cells with mutated Z जीन, Z जीन यानी जो बीटा गैलेक्टोसिडेज बना रहा था, ये जीन म्यूटेट हो गया। कैनॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज, अगर एक मीडियम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज ही है, कोई और शुगर नहीं है, खाने का एक ही सामान है लैक्टोज, एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज कि एक बैक्टीरिया है उसके आसपास सिर्फ लैक्टोज है, लेकिन उसका जेड जीन इनहिबिट हो चुका है या म्यूटेट हो चुका है, तो वो क्यों सर्वाइव नहीं कर सकता? भाई उसका जेड जीन ही म्यूटेट हो गया तो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनाएगा तो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में नहीं तोड़ेगा, और जब तक ग्लूकोज नहीं बनेगा तो प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी, मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आ जाएगी। तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज, हाँ तो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा, करेक्ट बात है। और देखते हैं कुछ बेहतर मिलता है तो दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट लैक्टोज, भाई ट्रांसपोर्टेशन का काम परमिएज का है, बीटा गैलेक्टोसिडेज का नहीं, वो आपका वाई जीन देखता है, जेड जीन नहीं। लैक अपोरॉन इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव इन दीज सेल्स, भाई एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन का जिम्मा रिप्रेसर का है और लैक्टोज का है, उसमें जेड जीन का कोई लेना देना नहीं है ना। The presence of glucose, in the presence of glucose, E. coli cell do not utilize lactose, ये बात करेक्ट है पर इसका ऊपर लेना देना नहीं है कुछ बात से। अगर ग्लूकोज होता है, कभी भी याद रखना, if glucose is present around then no one will have some other sugar, क्योंकि ग्लूकोज सबसे प्राइम है, आते ही ग्लाइकोलिसिस शुरू है ना, तो ये बात करेक्ट है पर इसका लेना देना कुछ नहीं है हमारे ऊपर वाले आंसर से। तो आंसर तो यही है कि जेड जीन अगर आपका म्यूटेट हो गया तो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा, और बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा तो बैंड बच जाएगी। ये है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसमें एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और मेड इजी अगर आप मंगा लोगे तो तारा रारा हो जाएगी कॉन्सेप्ट की, है ना। तो आई वुड रेकमेंड, आपका पेपर पास आने वाला है कि आप मेड इजी भी ऑर्डर कर ले, झटपट आपका रिवीजन हो जाएगा और एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, है ना। प्लस आप डीपीपी या पंच सॉल्व कर सकते हैं जैसी आपकी श्रद्धा हो, है ना, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये हमारी बात थी अभी तक की, और हमारी एप्लीकेशन में डार्क मोड भी आ चुका है, आपको शायद पता लग भी गया होगा, है ना। मेरे को पता लगा, मेरे को बहुत खुशी हुई, बिकॉज काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो मैं डार्क मोड में यूज करता हूं। सफेद पे काला देखने में उतना मजा नहीं आता जितना काले में सफेद देखने में मजा आता है, तो अल्टीमेटली डार्क मोड आप इनिशिएट कर सकते हो। आपके प्रोफाइल पिक्चर के जस्ट नीचे ना एक टैब है, तो पढ़ने में भी ज्यादा मजा आता है, मतलब मुझे तो पर्सनली आता है भाई एज अ स्टूडेंट, क्योंकि अभी भी मैं काफी सारा कंटेंट कंज्यूम करता हूं अलग अलग जगह से, काफी ई बुक्स ये वो, तो अल्टीमेटली आई लव डार्क मोड। सो इफ यू वांट टू एनहेंस, है ना, थोड़ा बहुत अगर उस पर आपको स्क्रीन के साथ ज्यादा वक्त बिताना है तो डार्क मोड नाइट टाइम में तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि लेटर्स बेटर पॉप अप हो रहे होते हैं। तो इफ यू वांट टू गेट दैट मोड डन, तो आप एक बार ऐप को अपडेट करिएगा, और प्रोफाइल के नीचे एक स्क्रॉल बार है, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे डार्क मोड एक्टिवेट हो जाएगा, एंड यू कैन रिवर्स इट ऑल्सो, है ना, यू कैन गेट बैक टू लाइट मोड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। चलो भाई, मिलते हैं आप सभी लोगों से, अगले 2 सेशन बचे हुए हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत छोटा सेशन होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा सेशन होगा, लेकिन बहुत मजेदार सेशन होगा, क्योंकि ये चीज तो एनसीईआरटी से समझना नामुमकिन है। तो इन दोनों चीजों को हम लोग बहुत बखूबी डिकोड कर रहे होंगे, आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद लगभग मान के चलिए 1-1.5 हफ्ते में हमारा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे भी अगर आप चलें तो आराम से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। माइक्रोब्स बचा है और 3 इकोलॉजी के आपके चैप्टर बचे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसमें भी ऑर्गेनिज्म पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है, नीट के सिलेबस में है, तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे जो जो नीट के सिलेबस में है। फिर है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड फिर है आपका इकोसिस्टम, मतलब रिवर्स द ऑर्डर, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जो एक एक लेक्चर के हैं। आप चाहो तो इजीली समझने के लिए 2-2 लेक्चर भी लगा सकते हो, दैट्स टोटली योर कॉल, है ना भाई। चलो, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।